बाद। अच्छा चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु तस्लीम रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहली बात है जी कि टैक्स क्या है। आप सब बच्चे जानते हैं कि दुनिया की कोई भी एंटिटी ले लें, आपका घर हो, आपका कोई डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई डिस्ट्रिक्ट का ज़ैली इदारा हो, कोई भी इदारा, कोई भी घर, कोई भी कारोबार बगैर पैसे के नहीं चल सकता। यानी एवरीथिंग नीड टू रन बाय द फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो जब घर एक छोटा सा इदारा है वो नहीं चल सकता, कारोबारी इदारे नहीं चल सकते, तो हुकूमत तो एक बहुत बड़ी एंटिटी है, वो कैसे चल सकती है। लिहाजा इसको चलाने के लिए हमें रेवेन्यू की ज़रूरत है, सरमाया की ज़रूरत है, और उसके लिए हमें कुछ पैसों की ज़रूरत है। लिहाजा वो पैसा कहाँ से लाया जाए, तो कहा ही जाता है कि हुकूमत के बेनिफिशियरी ही इसको फंडिंग करें। बेनिफिशियरी कौन है? वो मैं हूँ, आप हैं। किस सेंस में कि हमें हुकूमत सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, सिविल लॉ एंड ऑर्डर प्रोवाइड करती है, एक प्रोटेक्टिव बिजनेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है। लिहाजा हमारा ही फर्ज बनता है कि हम हुकूमत के इस इखराजात में उसकी मदद करें। तो बहरहाल ये सारा एक निज़ाम की शक्ल में आया कि इसका एक निज़ाम बना दिया जाए कि एक तरफ से रिसोर्सेज आते रहें, दूसरी तरफ से खर्च होते रहें। तो हमने कह दिया कि इट इज द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है। सो इट इज द प्रोसेस बाय विच द गवर्नमेंट through its law making body raises revenue in order to use for expenses of government। तो ये एक अमल है जिसके अंदर कानून साजी की जाती है, और कानून साजी करके बाकायदा तौर पे पाबंद किया जाता है, कानून साजी करके बाकायदा तौर पे पाबंद किया जाता है कि हम क्या करेंगे। बाय लॉ वी हैव टू गिव द रेवेन्यू टू द तमाम स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि कैमरा बंद कर दें। वी डोंट नीड टू चैट ऑन द कैमरा टू ईच अदर, सो आई रिक्वेस्ट यू टू कि तमाम बच्चे कैमरा ऑफ रखें। अच्छा जी, तो बच्चों मैं ये बात कर रहा था कि ये एक ऐसा अमल है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक लॉ मेकिंग बॉडी जो है वो कानून साजी की मदद से हमसे रेवेन्यू इकट्ठा करती है, जिससे हुकूमत के एक्सपेंसेस को रन किया जा सके, जिससे हुकूमत के एक्सपेंसेस को रन किया जा सके। तो सिंपल बात तो फिर ये हुई ना कि कानून के तहत क्यों, रिक्वेस्ट भी तो की जा सकती थी। नहीं, अगर वो रिक्वेस्ट करते तो फिर इसका मतलब ये होता कि कोई इसको माने या ना माने ये उसके लिए असेंशियल नहीं है। हाँ, अगर मान ले तो अच्छी बात है, ना माने तो कोई बात भी नहीं है। तो लिहाजा ये नहीं है, ऐसा नहीं है, बल्कि इसको कानून का दर्जा इसलिए दिया गया कि जो पैसा आपके जिम्मे लगाया जाएगा यू मस्ट सबमिट इट। देयरफॉर एक ऐसा अमल बनाया गया, एक ऐसा प्रोसेस बनाया गया जिसके तहत हमारे लिए ये पैसा सबमिट करना क्या है, जरूरी है। तो लिहाजा पहली बात तो ये हो गई। तो हम इसको सिंपली ये कह देते हैं कि इट्स अ प्रोसेस बाय विच गवर्नमेंट मेक सम लॉज टू कलेक्ट द रेवेन्यू टू रन द गवर्नमेंट। तो ज्यादा लंबी बात करने की जरूरत नहीं, हुकूमत ने कुछ कानून कवानीन के तहत कुछ रेवेन्यू इकट्ठा किया है और उस रेवेन्यू से हुकूमत को चलाया जाएगा। सो दिस इज व्हाट द सिंपली वी कैन एक्सप्लेन द definition of the tax. So now we move towards the objective of taxation. Objective of taxation. इसके मकसद क्या है? देखिए, सबसे पहला मकसद तो इसका ये है कि वो रेवेन्यू इकट्ठा किया जाए, वो सरमाया इकट्ठा किया जाए, या वो पैसा इकट्ठा किया जाए जिससे हम गवर्नमेंट को चला सकें। जाहिर है गवर्नमेंट को चलाने के लिए हमें कुछ लोगों को सैलरी देने की ज़रूरत है, कुछ हमें लॉजिस्टिक्स की ज़रूरत है, कुछ हमें मज़ीद बिल्डिंग्स की ज़रूरत है जहां हम पूरा निज़ाम चला सकें। तो उसके लिए हम रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं ताकि जो हुकूमती मामलात हैं उसको बातरीका ahsan निभाया जा सके और ये काम जो है बासानी हो सके। अब हम ये भी कहते हैं कि टैक्स जो है ये इसलिए भी है कि अगर हमने कोई पॉलिसीज बनाई हैं, कोई जामिया असूल बनाए हैं, तो हम उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते बगैर रिसोर्सेज के। तो इसके लिए भी हमें रिसोर्सेज चाहिए। तो टैक्स एक टूल भी है, टैक्स एक टूल भी है जिससे हम अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा ठीक है कि इसकी मदद से हम वसूलियां करते हैं, हम जो है कुछ कह सकते हैं कि अपने लिए रुपया इकट्ठा करते हैं, अपने लिए वो मनी इकट्ठा करते हैं या वो पैसा इकट्ठा करते हैं जिसकी मदद से हम इस निज़ाम को चला सकें।
इसके इंतजामी अमूर को चला सकें। लेकिन ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये हिकमत अमली भी है, ये स्ट्रेटेजी भी है, और इसकी मदद से हम पॉलिसी साजी में भी मदद लेते हैं। आगे देखेंगे कि टैक्स जो है वो हमारे बहुत सारी चीजों को बढ़ोतरी दे सकता है, ग्रोथ दे सकता है, और बहुत सारी चीजों को जो है हम चाहें तो रोक भी सकते हैं एज अ पॉलिसी। तो हम एज अ पॉलिसीज को रोक भी सकते हैं, और इसकी मदद से हम दौलत की मुसावियाना तकसीम को भी इंश्योर कर सकते हैं कि किसी हद तक गरीब गरीब ही होता चला जाए तो काम तो नहीं चलेगा। तो हमारी कोशिश ये होती है कि लोगों में मुसावी दौलत की तकसीम हो, यानी ऐसा ना हो कि अमीर अमीर तर होता जाए और गरीब गरीब तर होता जाए। अगर ऐसा हो गया तो मसाइल कुछ ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं आप दोस्तों से ये कहूंगा कि सबसे पहले ये सोर्स जो है आपके पास वो ये है कि आप जो है वो मैसेज कर दें मुझे। मैसेज के लिए आप पास टेक्स्ट बॉक्स मौजूद है, आपका जो भी सवाल है, तो सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, इसमें तो कोई बड़े सवाल होने नहीं। तो बजाय इसके कि मैं अपना साउंड ऑफ करूं फिर आपका साउंड हो, उसमें रिकॉर्डिंग में भी डिस्टर्बेंस होगी, तो आप मुझे मैसेज कर दें। तो जिस बच्चे ने हैंड रेस किया था, हिज नेम इज अभी किया था बट अप डाउन हो गया, चलिए कोई बात नहीं, अगर आपने करना हो तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं वहां से आपका सवाल पढ़ लूंगा। तो मैं ये बात कर रहा था कि टैक्स लगाने के मकासद क्या हैं। तो सबसे पहला मकसद तो यही है कि वो वसूलियां और वो पैसा जो वो रेवेन्यू इकट्ठा किया जा सके जिससे हम अपने निजाम को चला सकें। दूसरा मकसद ये है कि इसको एज अ पॉलिसी टूल इस्तेमाल किया जा सके कि कुछ एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं बढ़ाएं, लेकिन कुछ अल्कोहल है, सिगरेट है, हम चाहते हैं मुल्क में ना बने तो उसको घटाया जा सकता है, तो पॉलिसीज बनाई जा सकती हैं, और इसकी मदद से हम दौलत की मुसावियाना तकसीम जो है उसे इंश्योर कर सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि ये ऑब्जेक्टिव्स जो थे ये बड़े मेजर किस्म के ऑब्जेक्टिव थे, लेकिन यहाँ पे ना एक बड़ा अहम मामला डिस्कस आता है कि ठीक है टैक्स पैसा तो इकट्ठा करके देते हैं हुकूमत को, वसाइल इकट्ठे करके देते हैं, रिसोर्सेज इकट्ठे करके देते हैं, जो भी कह लें, लेकिन टैक्स के कुछ ना नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स वो होते हैं जिसमें हुकूमत ये नहीं चाहती कि यानी इन पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के वाले हुकूमत ये नहीं चाहती कि उन्हें पैसा इकट्ठा हो, बल्कि ये ऐसे ऑब्जेक्टिव हैं जिनका ताल्लुक रुपए पैसे से नहीं है। हुकूमत का यहाँ पे ये मकसद नहीं कि अपने लिए आमदनी इकट्ठी करे या अपने लिए जो है चलाने के लिए सरमाया इकट्ठा करे। यहाँ पे कुछ ऐसे मकासद हैं जिनका ताल्लुक रुपए पैसे से नहीं है, बल्कि इनका ताल्लुक अवाम की फलाह के साथ है, अवाम की जनरल वेलफेयर के साथ है, और इसके अलावा कुछ रेगुलेशंस के साथ है। आप रेगुलेशंस को कह सकते हैं कि कुछ कानूनी ज़ाब्ते बना लिए जाए, कुछ असूल कुछ ज़ाब्ते बना लिए जाए। तो यहाँ असूल और ज़ाब्ते का भी ताल्लुक है, इसके लिए भी है, और कुछ ये भी है कि मुआशरती नाहमवारी सोशल इनइक्वालिटी को ख़त्म किया जा सके, और इसके अलावा इंश्योर किया जाए कि मुल्क जो है वो तरक्की करे, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ इंश्योर की जा सके। और कुछ खास प्रोडक्ट होते हैं जिनमें हम ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क में बने, बाहर से ना आए, और बाहर से आने वाले प्रोडक्ट्स पे हम कोई प्रोटेक्शन लगा सकें कि वो इंपोर्ट हो ही ना, पाबंदी लगा सकें। प्रोटेक्शन का मतलब पाबंदी लगा दें, बस ये चीजें नहीं आनी चाहिए बाहर से, ठीक है जी। तो ये कुछ ऐसे मकासद हैं। ये तो वो हैं जो मैंने स्लाइड जो है नेट से देखी, मैंने एज इट इज पकड़ ली, मैंने कहा चलो यार ये भी लगा देते हैं, बच्चों को कुछ तो याद हो ही जाएगा कि एक मकसद है फलाह का, एक मकसद है असूल और ज़ाब्तों का, एक मकसद ये है कि समाजी नाहमवारी ख़त्म की जाए और नाइंसाफ़ी ख़त्म की जाए और इकोनॉमिक ग्रोथ हो, और उसके साथ साथ जो है पाबंदियां कुछ लगाई जाए। लेकिन आप जब अपनी किताब में देखते हैं, पर्टिकुलरली किताब में, तो ज़ाहिर हमें किताब को पढ़ना ज़रूरी होता है मल्टीपल एंगल्स के साथ। उसकी वजह यह है कि बुक बहरहाल हमें बहुत कुछ सिखाती है। लेकिन हम इस टॉपिक की अहमियत पे पहले बात कर लेते हैं कि टॉपिक है तो छोटा सा, लेकिन कितना को अहम है। तो मैं आपके सामने कुछ पास पेपर क्वेश्चन रखता हूँ। लेकिन जब आप पास पेपर क्वेश्चन देखते हैं तो पता ये लगता है कि 2014 से लेके अब तक का जब मैंने हिसाब किया तो मुझे सिर्फ ये छोटा सा सवाल 1, 2, 3 और 4 दफा मिला पेपर में। अच्छा, अब ये है कि ये बहुत छोटे से साल हैं, यानी आप कह लीजिए 2014 से लेके अब तक।
अगर आप 2002 से देखें तो इससे कहीं ज्यादा दफा ये पेपर में आ चुका है, लेकिन बार बार जब आया तो लैंग्वेज एक जैसी थी, तो मैंने कुछ सवालों को निकाल के तो 2014 से हिसाब शुरू किया तो पता चला कि कमोबेश 4 दफा ये पूछा जा चुका है, जिसमें मुख्तलिफ स्कोर रहे हैं। यानी मिनिमम स्कोर जो पूछा गया वो 3 दिया गया इसको, और मैक्सिमम स्कोर जो दिया गया वो 10 दिया गया। तो काफी दफा ये पेपर में आ चुका है। इसके अंदर ये पूछा जाता है द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन इज टू कलेक्ट रेवेन्यू, यू आर रिक्वायर्ड टू लिस्ट द अदर ऑब्जेक्टिव। अदर ऑब्जेक्टिव से मुराद है नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स लिख दीजिए, और इसके लिए उन्होंने आपको 10 मार्क्स एलोकेट किए। अच्छा, फिर जब हमारी बुक जरा मुख्तसर हो गई, दोबारा जब नए एडिशन आए तो जरा इस लिटरेचर को शॉर्ट किया गया, जरा टू द पॉइंट किया गया, तो फिर 10 नंबर का सवाल नहीं आया। फिर ये सवाल जो है ये 2016 में 5 नंबर का आया हुआ है, फिर ये 2018 में 3 का आया हुआ है, और फिर 2022 स्प्रिंग में ये जो है 3 मार्क्स के लिए आया हुआ है। इसमें क्या पूछा हुआ है कि बिसाइड द financial government operational expenditure, taxation is also utilized as a tool to carry out the national objectives of social and economic development. List any non revenue objectives. यानी मेन सवाल ये है कि नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करें। और इसी तरह यहाँ पे भी ऊपर जो भी लिखा हो, नीचे ये लिखा हुआ यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट एनी 3 नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स, और इसी तरह यहाँ पे स्टेट एनी 4 नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्ट। स्टेट का मतलब बहुत मुख्तसर लिखना, जैसे स्टेटमेंट लिखते हैं ना इन 1 लाइन 1.5 लाइन, तो इतना मुख्तसर करके लिखे। तो अब हमने इस लिटरेचर को भी फिर उसी हिसाब से अरेंज किया कि इसकी लंबी लंबी लाइनें ना बनाएं, जिस पैटर्न से सवाल आ रहा है उसी पैटर्न से थ्योरी याद कराएं आपको, ताकि आपको ज्यादा डिटेल भी ना याद करनी पड़े और चलते चलते काम बन जाए। तो अब इसमें देखिए नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स की जब आप बात करते हैं तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि टैक्सेशन इज यूटिलाइज्ड एज अ tool to carry out national objective of social and economic development. इसका सबसे पहला जो मकसद है वो सोशल डेवलपमेंट है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। अब आप कहेंगे सर ठीक है, बात मानते हैं कि इसका मकसद है नेशनल ऑब्जेक्टिव, कौमी मफाद है, और वो मफाद है सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत मिलती जुलती टर्म्स है, लेकिन एक फर्क है, वो ये है कि जब किसी कौम की नेशनल इनकम बढ़ती है, नेशनल इनकम बढ़ती है, दूसरे अल्फाज में आप एक टर्म यूज करते हैं जीडीपी। जीडीपी जब बढ़ता है तो हम ये कहते हैं कि ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इसकी। लेकिन सोशल डेवलपमेंट ये है कि मुआशरती सतह पर लोगों के अंदर जो है वो रहन सहन और सोचने का तरीका बदल जाए, यानी लोग साइंटिफिक बुनियादों पे सोचना शुरू करें और मुआशरे में से जो है वो समाजी नाहमवारी भी खत्म हो, एक दूसरे की रिस्पेक्ट हो, और लोग जो हैं उनके अंदर डोगमास खत्म हो जाए, डोगमास खत्म हो जाए, उनके अंदर तोहिमाती अकीदे खत्म हो जाए और वो बातें इल्म की बुनियाद पे करें, तो ये मुआशरती तरक्की होगी। मिसाल के तौर पे अब आप सोचेंगे कि सर ये डोगमास और इल्म और ये क्या है। देखिए मुआशरे में अगर बहुत हद तक ये बातें ही होती रहे कि कौवा बोलने से मेहमान आता है, ठीक है, ये मिथ है। अच्छा, मुआशरे में यही बातें होती रहे कि अगर काली बिल्ली रास्ता काटेगी एक्सीडेंट हो जाएगा। मुआशरे में ये बातें होती रहे कि जी मेरे नंबर इसलिए कम आए कि मेरी फूफो ने मुझे तवीज डाले थे। तो कहने का मतलब ये वो बातें होंगी जिससे पता लगेगा मुआशरा अभी तक बैकवर्ड है, इल्मी एतबार से डेवलप नहीं हुआ। तो इल्मी एतबार से डेवलप होने का मतलब ये है कि बच्चा माने कि मेरे नंबर कम इसलिए आए कि मैंने पढ़ा कम था, मेरी प्लानिंग पुअर थी। बच्चा ये माने और हम ये बजाय इसके कि इन तोहिमाती अकीदों के हम बातों को साइंसी बुनियादों पे करें, इल्मी बुनियादों पे करें, तो ये सोशल डेवलपमेंट होगी। याद कीजिए जब नबी सल्लम इस दुनिया में आए और उन्हें नबूवत अता की गई तो उससे पहले ऐसे बेशुमार तोहिमाती अकीदे अरब मुआशरे में मौजूद थे, लेकिन उनके चंद साल की कोशिश नहीं, तकरीबन उनकी कोई है 26 साल कोशिश के बाद मुआशरा साइंसी बुनियादों पे सोचने लग गया। और बाज जगह पर तो ऐसी ऐसी बातें हैं कि नबी सल्लम ने कहा कि मैं सिर्फ नबी हूं, ये जरदाने जो तुम फसलों के लिए बिखेरते हो मेरा इसमें कोई रोल नहीं, इसके लिए तुम नॉलेजेबल पर्सन यानी एग्रेरियन एक्सपर्ट को लेके आओ और उससे पूछो कि ये तुम्हारी फसलें ज्यादा कैसे होंगी। यानी उन चीजों को निगेट कर दिया गया
और इंसान जो है वो इल्मी बुनियादों पे बात करने लग गया, और आखिरी दौर में सोशली मुआशरा इतना तरक्की कर गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा में फरमाया कि काले को गोरे, गोरे को काले, अरबी को अजमी और अजमी को अरबी पे कोई फौकियत नहीं है। आज के बाद इंसान की जो हैसियत है वो अल्लाह के नज़दीक तकवे पे है, और इसका मतलब ये इल्म कितना है, तकवा कितना है, अमल कितना है, लेकिन इस बुनियाद पे नहीं है कि तुम एक बड़े खानदान से बिलोंग करते हो। उन्होंने कहा आज जात पात के तमाम तकब्बुर मैंने ख़त्म कर दिए, आज के बाद जात और जो आपकी नस्ल है वो सिर्फ पहचान के लिए है, वो सिर्फ इसके लिए कि आप किस कबीले से ताल्लुक रखते हैं, आप यानी आपका घर कहाँ पे है, आपका ओरिजिन कहाँ पे, लेकिन इससे कोई बड़ा छोटा नहीं होता। तो ये मुआशरती तरक्की की एक शक्ल होती है, और उसको फिर बाद में मुआशी तरक्की, और फिर देखिए वो निज़ाम जितने साल चला मुसलमान अरूज पे रहे। अच्छा, फिर इस्लाम खत्म हो गया, फिर मुसलमान तरक्की करते रहे और एक अरसे तक पूरी दुनिया पे छा गए। तो ये बड़ा अहम मामला है कि जब मुआशरे तरक्की करते हैं तो वो इल्म की बुनियाद पे करते हैं। और फिर आप देखिए कि बड़े बड़े साइंसदान मुसलमानों में पैदा हुए, जिसमें ज़करिया राजी हैं, जाबर बिन खयान हैं, और बड़े बड़े तिब्बियात दान, फल्कियात दान, रियाजियात दान ये बड़े पैदा हुए। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि तो टैक्सेशन को भी ये एम दे दिया गया, हाल दो कैसे अचीव होगा ये फिर आगे लंबी बहस है, लेकिन ये बात मानने वाली है कि मकसद ये है कि मुआशरती तौर पे भी कौम तरक्की करे और कमाई भी ज्यादा हो, जीडीपी भी बढ़े, उसकी भी ग्रोथ हो। अच्छा, उसके बाद ये है टू स्ट्रेंथन द वीक इंटरप्राइजेस बाय ग्रांटिंग देम टैक्स एग्जम्पशंस। यानी अब इसमें दो तरह की इंडस्ट्री है, एक वो है जो बिल्कुल एक तनावर दरख्त की तरह खड़ी है, जिसका तना स्ट्रांग है, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बारिश आ जाए, वो अपने आप को कायम रख सकते हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने अब उन्हें एक ताकत बख्श दी है। लेकिन कुछ ऐसी फर्म्स हैं या कुछ ऐसी इंडस्ट्री हैं जो अभी इन्फेंट है। इन्फेंट का मतलब है जैसे एक छोटा सा बच्चा है, अभी वो नाजुक है, अभी वो छोटी मोटी गर्मी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो एक छोटा सा पौधा जो होता है ना, कभी हम उसको जो है वो ओस से बचाते हैं, फॉग से बचाते हैं, कभी हम उसको धूप से बचाते हैं, फिर वो एक दफा तनावर दरख्त पैदा होता है। इसी तरह वो कारोबारी इदारे जो अभी नए हैं, अभी उन्होंने नया नया मोबाइल बनाना शुरू किया है, लैपटॉप बनाना शुरू किया है, रोड प्रिंस की गाड़ी बननी शुरू हुई है, ठीक है जी, प्रिंस पर्ल की गाड़ी बननी शुरू हुई है। तो क्या ये एकदम से मर्सिडीज से मुकाबला कर लेंगे? क्या ये एकदम से ओडी से मुकाबला कर लेंगे, टोयोटा से मुकाबला कर लेंगे, होंडा से मुकाबला कर लेंगे? नहीं नहीं, अभी वो बहुत नीचे हैं, अभी वो बहुत इन्फेंट है, बच्चों की तरह। तो हमें एक ऐसा निजाम लेके आना है कि उन्हें हम कुछ इंसेंटिव्स दें, उन्हें हम कुछ ऐसी कंडीशंस दें ताकि वो तरक्की याफ्ता शक्ल अख्तियार कर सकें और ग्रेजुअली वो भी उस स्टेटस पे आ सकें जिस क्वालिटी पे जापानीज, अमेरिकन और इटालियन और जर्मन गाड़ियां बनाने वाले हैं। लेकिन ये एकदम नहीं होगा, जब तक हम उन्हें सहूलत नहीं देंगे मसला हल नहीं होगा। उसके बाद बच्चा आ जाता है टू प्रोटेक्ट द लोकल इंडस्ट्रीज अगेंस्ट द फॉरेन कंपटीशन बाय इंक्रीजिंग लोकल इंपोर्ट्स, इंपोर्ट टैक्स। इंपोर्ट टैक्स लगा के हम लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। जरा गौर फरमाइए, हमारे यहाँ साइकिल बनती है, मोटरसाइकिल बनती है, लेकिन एक मिनट के लिए सोचिए कि अगर हम आजाद इन्वायरमेंट दे दें दुनिया भर की फर्म्स को, क्या है पाकिस्तान में आप साइकिल बेच लें, तो बिलीव करें कि पाकिस्तान में जो साइकिल 20,000 रुपए में बनती है, चाइनीज 5,000 रुपए में आके बेच देंगे। तो क्या पाकिस्तानी साइकिल चलेगी यहाँ पे? क्या लोकल इंडस्ट्री को कोई बूम मिलेगा? ये तो बिल्कुल तबाह करके रख देंगे। अच्छा, और बहुत सारी मिसालें आप ले सकते हैं। तो लिहाजा ऐसी सूरत में हम टैक्स लगाते हैं ताकि लोकल प्रोडक्ट ज्यादा बिके, और इंपोर्ट टैक्सेस लगाकर, टैक्सेस ड्यूटीज लगा के हम उनको महंगा कर देते हैं कि चलें भी इसके ऊपर लगा दे 15,000 टैक्स, 15,000 इंपोर्ट टैक्स लगा के 20,000 रुपए इसकी वक़्त कर दें ताकि ये दोनों बराबर आ जाएं। चलो कमो बेश इत कीमत तो बराबर करें, बाकी फिर लोकल प्रोड्यूसर क्वालिटी को थोड़ा बेहतर करेंगे, तो इस तरह काम चल जाएगा। लेकिन अगर हम आजादाना तौर पे छोड़ देंगे, वो तो 5,000 में आकर साइकिल बेचेंगे, यहाँ पे तो लोकल इंडस्ट्री ही खत्म हो जाएगी। अब इसी तरह बार्गेनिंग टूल इन द ट्रेड निगोशिएशन विद अदर कंट्रीज। अच्छा, अब ये भी एक बात है कि जब
एक कंट्री ट्रेड कर रहा है, जैसे फर्ज कर लें एक तरफ पाकिस्तान है और दूसरी तरफ लेट से मलेशिया है, तो देखिए आपको एक बात देखनी पड़ेगी कि मलेशिया हमारी जो एक्सपोर्ट्स है वो मलेशिया की इंपोर्ट है, तो मलेशिया क्या करेगा, इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दे और रिस्ट्रिक्शंस लगा के हमारी एक्सपोर्ट को बंद कर दें, तो हमारे पास भी फिर एक निगोशिएशन टूल है कि ठीक है, अगर तुम हमारी एक्सपोर्ट को अपनी इंपोर्ट बना के रिस्ट्रिक्शन लगाओगे तो फिर हम भी तुम्हारी जो एक्सपोर्ट इधर आएंगी उस पर क्या करेंगे, शाबाश, हम उस पर, हमारी ये तो इंपोर्ट है, हम भी रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे। लिहाजा उन कंट्रीज को फिर कंसीडर करना पड़ेगा कि अगर हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई तो जवाबी तौर पे पाकिस्तान भी रिस्ट्रिक्शंस लगा देगा। लिहाजा फिर इस तरह दोनों जो है वो एक बार्गेनिंग पोजीशन पे आ जाते हैं, और अगर हम ऐसा ना करें तो दूसरा मुल्क तो हमारी इकोनॉमी को तबाह कर देंगे और वो कहेंगे बस तुम कुछ ना बनाओ, तुम सिर्फ घर में बैठा करो और हमारे दिया हुआ काम किया करो, आगे हम ही तुम्हें हर चीज दे जाएंगे, तो मुल्क तो बिल्कुल ही जहां पे भी खड़ा उससे मजीद खराब हो जाएगा काम। लिहाजा ये बार्गेनिंग पोजीशन पे लाने के लिए, निगोशिएशन पोजीशन पे लाने के लिए ये बड़े काम की चीज है कि अगर आप रिस्ट्रिक्ट करेंगे हमारे प्रोडक्ट को तो हम आपके प्रोडक्ट को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, इस तरह फिर दोनों की तरफ से एक बैलेंस हो सकता है। अच्छा, अब आगे आते हैं तो टू काउंटर इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, यानी हम इन्फ्लेशन का काउंटर इफेक्ट भी इससे कर सकते हैं। वो क्या मसला है कि देखिए अभी रात ही क्या हुआ कि एक समरी भेजी गई प्राइम मिनिस्टर को कि जी ऐसा करते हैं, पेट्रोल को 150 की बजाय पेट्रोल को बढ़ा के 210 रुपए का कर देते हैं, ठीक है ना। लेकिन उसे अच्छी तरह इस चीज का एहसास था कि अगर मैंने 210 रुपए का पेट्रोल किया तो ये तो सब्जी, गोश्त और ये सारी चीजें ट्रांसपोर्ट होके आती हैं, तो ये तो इनकी तो कीमतें आसमानों से बातें करने लग जाएंगी। तो प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, उसने कहा नहीं यार ये नहीं हो सकता, ऐसा करो जो हमने इसके ऊपर टैक्स लगाया हुआ है फिलहाल उसे छोड़ दो, लेवी लगे हुए हैं वो छोड़ दो, अच्छा कोई जीएसटी लगा हुआ है उसे छोड़ दो और थोड़ी बहुत सब्सिडी ऐड कर दो वगैरह, तो देखते हैं कोई और प्लान आ जाए ताकि हम क्या करें सॉरी टू से कि हम एक कंक्लूजन की तरफ जा सके। तो लिहाजा उन्हें वक्ती तौर पे तो रोक दिया, अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो ये टैक्स जब कभी कोई चीज महंगी होगी उस पर टैक्स एग्जैम्प्ट कर दिया, और जो टैक्स दूसरी चीजों से लिया हुआ उसकी मदद से इस पर सब्सिडी देके उसे सस्ता कर दिया। इससे दौलत की तकसीम को भी हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, रिड्यूस करते हैं इनइक्वालिटीज को। वो कैसे, भाई ये एक अमीर आदमी है ना, ये बड़ा सा आदमी अमीर आदमी, तो इस पे टैक्स ज्यादा लगा देते हैं, और जो गरीब आदमी है उस पे क्या करेंगे, उस पे ये करते हैं कि ये टैक्स से जो रेवेन्यू आया है वो इस पे खर्च कर देते हैं। अब इस पे खर्च करने का मतलब ये नहीं कि उसे बुला के बस पैसे दे दिए भी जा सकते हैं, लेकिन जैसे आप कह लीजिए कि ऐसे कैसे दिए जा सकते हैं, एक तो ये हो सकता है कि इसे कोई अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे देते हैं, ठीक है जी, ऐसा कर लेते हैं इसको हम कोई इनकम सपोर्ट कार्ड दे देते हैं, इनकम सपोर्ट कर देते हैं इसकी, ये भी हो सकता है। इसको फ्री मेडिकल दे देते हैं, ये में हॉस्पिटल चला जाए, सर्विसेज हॉस्पिटल चला जाए, इसको कुछ मेडिकल की सहूलत दे देते हैं। तो इस तरह किसी हद तक इसके बच्चों को फ्री स्कूल दे देते हैं कि ये सरकारी स्कूल में इसके बच्चे जाए और कोई फीस ना दें, बल्कि किताबें भी हम दे देते हैं। तो इस तरह किसी हद तक आप इनइक्वालिटी को भी टैकल कर सकते हैं। अच्छा, अब आ जाए टू प्रमोट साइंस एंड इन्वेंशन, फाइनेंसिंग, एजुकेशनल एक्टिविटीज। आपने देखा होगा हमारे मुल्क में जो है बहुत सारे इदारे ऐसे भी हैं जिनकी रिसर्च को हम क्या करते हैं, टैक्स के पैसे से फाइनेंस करते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अच्छा, इसी तरह आपने नस्ट का नाम सुना होगा, नेशनल यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे भी एक सुपर कंप्यूटर बना, कहाँ से बना जी, वो पैसे ज़ाहिर है हमने दिए। अच्छा, इसी तरह आपने इंडस्ट्रियल इदारों के नाम सुने होंगे, जैसे जो है नाम है पिटैक का, पाकिस्तान इंडस्ट्रियल वीटैक, पाकिस्तान इंडस्ट्रियल टेक्निकल असिस्टेंस सेंटर है, ठीक है। अब ये जो इदारे हैं ये क्या करते हैं, ये R&D का काम करते हैं कि आप कोई ऐसी चीज बनाना चाहते हैं जिसकी डाइयाँ पाकिस्तान में नहीं मिलती, मशीनें पाकिस्तान में नहीं मिलती, तो आप इनसे राब्ता कर सकते हैं, ये कुछ खुद डेवलप कर देंगे, कुछ बाहर से ला देंगे।
ऐसी बेशुमार रिसर्चेस। अच्छा, उसके अलावा अगर आप देखें तो पाकिस्तान में एरोनॉटिक्स के अंदर, पर्टिकुलरली कॉम्बैट फाइटर के अंदर आप देखेंगे तो पूरा पूरा शहर बनाया हुआ है जहां फाइटर जहाजों के रडार डिजाइन किए जा रहे हैं, इंजन की डिजाइनिंग हो रही है वगैरह वगैरह, अज़म प्रोग्राम चल रहा है। तो ये बेशुमार ऐसे प्रोग्राम हैं जिनको हुकूमत फंडिंग कर रही होती है टैक्स के पैसे से, ताकि मुल्क में तरक्की की जा सके। अच्छा, इसके अलावा टू इम्प्लीमेंट लॉ विच एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन अमंग द मार्केट एंड बिजनेस, ऐसे लॉज बनाए जाए जिसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया जा सके। जैसे पाकिस्तान में आप ये कह सकते हैं कि एक दौर में ये बहुत मसला रहा कि हम, पाकिस्तान जब बना तो हमारा एग्रीकल्चर कंट्री था, सिर्फ हमारे पास इंडस्ट्री नहीं थी, लेकिन हमने जुल्म ये किया कि पैसा एग्रीकल्चर से कमाया और लगाया किस पे, इंडस्ट्री पे, कि इंडस्ट्री डेवलप हो जाए। अच्छा, अब इंडस्ट्री डेवलप करने के चक्कर में हमने एग्रीकल्चर को बिल्कुल पीछे छोड़ दिया। फिर आने वाली हुकूमतों को एहसास हुआ कि कमा तो आप एग्रीकल्चर से नहीं है, तो एग्रीकल्चर को मशीनाइज करने की जरूरत है। तो फिर 60s की दहाई में बहुत ज्यादा मेजर इन्वेस्टमेंट दोबारा रिवर्ट करके एग्रीकल्चर में हम लेके गए। तो ये बड़ा जरूरी होता है कि हम ऐसे लॉज बनाएं जिसमें हम डिस्क्रिमिनेट ना करें। देखिए अब तकरीबन काफी हद तक हम बैलेंस हो गए। एक तरफ पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, बैंक है, और दूसरे पाकिस्तान एग्रीकल्चरल बैंक है, यानी एग्रीकल्चर का बैंक अलग बनाया हुआ है और इंडस्ट्री का अलग बनाया हुआ है, ताकि एग्रीकल्चर को भी फंडिंग कर सके और इंडस्ट्री को भी कर सके। और ये सारा पैसा आप जानती हैं, फिर तो एक पूरा निजाम बनाया हुआ है टू डिस्करेज सर्टेन अनडिजायरेबल सेक्टर एंड एक्टिविटीज। अब कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिसको हम समझते हैं कि यार इनको ज्यादा फ्लरिश नहीं करना चाहिए, इससे जो है ना नुकसान होगा। मिसाल के तौर पे हम ये चाहेंगे कि हमारे मुल्क में अल्कोहल जो है ना ये ना बने, क्योंकि अल्कोहल जिस मुल्क में ज्यादा बनती है उस मुल्क में लीवर डैमेज होता है, और लीवर डैमेज होने से फिर ब्लड नहीं बनता, फिर और बड़े मसले हैं। मेरे अपने एक कजन है, वो आयरलैंड में डॉक्टर हैं, तो वो आयरलैंड में कहते हैं कि बेशुमार लोगों की सिर्फ 50 से 55 साल की उम्र में टांगे काटना पड़ी, क्योंकि ब्लड फ्लो वहां तक गया नहीं, क्योंकि लीवर डैमेज कर चुके हैं शराब पी के, और उसकी वजह से जब वहां तक ब्लड नहीं पहुंचा तो फिर वो टांगे गल गई और वो काटनी पड़ी। तो बेशुमार मसाइल हैं। तो हम ये चाहते हैं हमारे मुल्क में अल्कोहल ना बने, ना पी जाए। इसी तरह हम किसी हद तक सिगरेट के भी हक में नहीं है, हम कहते हैं स्मोकिंग वाला मामला भी ना हो, तो इसको भी हम डिस्करेज करते हैं, इसमें हम बड़े बड़े टैक्स लगाना चाहते हैं कि ये काम ना हो। मेरे नजदीक तो स्मोकिंग के मामले में इतनी स्ट्रिक्ट पॉलिसी होनी चाहिए कि एक सिगरेट सिंगल सिगरेट की बात कर रहा हूँ, एक स्टिक जो सिगरेट की, उस पर 100 रुपए टैक्स होना चाहिए, ताकि सिगरेट पीने वाले को भी मजा आए और वो जब पिए लोग उसको देखें कि वाह जी वाह बट सब सिगरेट पी रहे हैं, और जो देखने वाले हैं उन्हें भी मजा आए कि वाह जी वाह तमाशा लगा हुआ है कि 100 रुपए 10 रुपए का सिगरेट 100 रुपए टैक्स देके पी रहे, तो बड़े आदमी भी लगेंगे, उनकी इज्जत भी बढ़ेगी, तो मेरे ख्याल में, और हुकूमत को रेवेन्यू भी मिलेगा। तो मेरे नजदीक ये सबसे बेस्ट तरीका है पैसा इकट्ठा करने का। अच्छा बच्चों, तो यहां तक अभी पहले मुझे बताइए कि हमने नॉन रेवेन्यू टैक्स ऑब्जेक्टिव्स की जब बात की तो आपको कितनी समझ आई है। जिन बच्चों को समझ आएगी वो जी कर एंटर करेंगे, और जिन बच्चों को कोई पॉइंट में मसला है वो पॉइंट को आइडेंटिफाई कर देंगे कि ये वाला पॉइंट डिस्कस करें। तो मुबीन फातिमा की तरफ से मुझे एक यस मिला है, और इस वक्त देखा जाए तो जिन बच्चों का इंतजार मैं कर रहा हूँ ना अभी तक, उसके अंदर अब्दुल रहमान हैं, अहमद जावेद हैं, आतिफ अली हैं, ठीक है ना, जवाद हैं और मोहम्मद साद हैं। इनकी तरफ से जवाब कोई वसूल नहीं हुआ अभी तक, और उबैद हैं। वो यार कहीं सो तो नहीं गए, कहीं ऑन करके को जी सर खुश हैं, बस हम ऑनलाइन आ गए, आई नीड योर participation in the class. So everybody, Atif Ali, Ubaid, they are giving me the good sign. That's good. सादिक हैं, इत्शाम हैं, मोहम्मद साद हैं, माशाल्लाह। चलिए जी, गुड हो गया जी। अब मजा आ रहा है लेक्चर देने में, कि पता लग रहा है कि बच्चे साथ साथ चल रहे हैं। जी कैमरा बेटा सारे ऑफ करें। मैंने तो आगे यहाँ फिल्टर लगाया हुआ है, आप कैमरा ऑन करें, मुझे नजर ही नहीं आना। तो आप भी सब कोशिश कीजिए कि ना हो, साथ एक एडमिनिस्ट्रेटर बैठा होगा, वो फिर आपको बाहर निकाल देगा क्लास से। ये साथ होता है, जरा चेक कर लीजिएगा, ये काम ना करें प्लीज। आप सब बच्चों कैमरा ऑफ कर लें, ठीक है, तमाम बच्चे। अच्छा बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं कि ये तो हो गया एक साइड, और आपने देखा कि सिर्फ ये पॉइंट सिर्फ इतने याद कर लिए जाएं तो ये यकीन करें ये चैप्टर मुफ्त के नंबर है।
ये सारी बातें बातों बातों में आपको याद हो जानी है, यानी आपने 1 से 2 दफा इनको नजर से गुजारना है और इसके लिए कोई लैंग्वेज की पाबंदी नहीं, कोई लीगल लैंग्वेज नहीं, कोई ये कॉर्पोरेट लॉ नहीं है, बिजनेस लॉ नहीं है, बस सोशल किस्म की बातें और सिर्फ वो लिखने पे आपको नंबर मिल जाने। अब बच्चों आगे चलते हैं, बात करते हैं टैक्स एज अ मींस ऑफ डेवलपमेंट, यानी टैक्स डेवलपमेंट का जरिया है। देखिए बात यह है कि इस सवाल को अगर आप देखें ना तो 5 मार्क्स के लिए 2015 में आया है, फिर उसके बाद 2021 में भी 5 मार्क्स के लिए सवाल आया है कि स्टेट एनी 5 वेज थ्रू विच टैक्सेस कैन बी यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। वो रास्ते बता दीजिए, वो तरीकाकार बता दीजिए जिससे टैक्सेस को मुल्क की तरक्की के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और तकरीबन वही सवाल आगे है, स्टेट एनी 5 वेज बाय विच टैक्सेस कैन बी यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। ऊपर बेशक लिखा हुआ है टैक्स आर द प्राइमरी रेवेन्यू दिस, तो ये तो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट हुआ ना, तो मेन सवाल तो ये, तो दोनों दफा एक ही सवाल है। तो ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है, इसको एक दफा बस आप मेरे से सुन ले तो आपको याद हो जाएगा, और ये फिर आपको दोबारा कभी नजर से गुजार लेंगे तो हमेशा के लिए याद रहेगा। देखिए मिसाल, सबसे पहली बात यह है कि 5 ही क्यों पूछे हैं? 5 इसलिए पूछे कि किताब में 5 थे, तो इसलिए एग्जामिनर 5 से ज्यादा पूछ ही नहीं सकता था, तो 5 ही किताब में थे, उसने 5 ही पूछ लिए। सबसे पहली बात यह है कि हमारे कुछ ऐसे एरियाज हैं जो बड़े बैकवर्ड हैं, ये हमें मानना पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा हमारा सिंध का थार का इलाका बहुत पीछे रह गया है, इसी तरह हमारा भावल नगर का इलाका है पंजाब का, वो बहुत पीछे है। बलोचिस्तान के तो तकरीबन तमाम एरियाज आपको नजर आएंगे जो काफी बैकवर्ड हैं, ठीक है ना। तो लिहाजा आप ये कह सकते हैं कि हमारी कोशिश ये है कि वर्क फॉर लोअर डेवलपिंग एंड बैकवर्ड एरियाज, कि हम अपने वो एरियाज जहां पे हमें पता है कि ये बहुत पीछे रह गए, हम उन एरियाज के ऊपर डिक्लेयर कर दें कि अगले 5 साल या 10 साल के लिए ये टैक्स फ्री जोन है। टैक्स फ्री जोन का मतलब ये होता है कि अगर इस इलाके में आप हमारी लिस्टेड इंडस्ट्री में से कोई भी फर्म खोलेंगे या कोई भी इंडस्ट्री लगाएंगे या कोई भी प्लांट लगाएंगे, फर्म खोलेंगे, तो हम आपसे 5 या 10 साल तक टैक्स नहीं लेंगे, यानी 0 टैक्स होगा। तो ये बहुत बड़ा मोटिव होता है। हुकूमत जो बिजनेसेस हैं वो भागते हैं ऐसे इलाकों को ढूंढने के लिए कि अच्छा 10 साल तक कोई टैक्स ही नहीं पूछेगा। अच्छा वहां जब वो इंडस्ट्री लगाते हैं तो फायदा ये होता है कि वहां के लोगों को रोजगार मिल जाता है, वहां पर अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है और वहां पे पॉवर्टी में कमी आ जाती है। इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि मैं पिछले साल मैंने एक डिजाइन बेड बनवाया अपनी बेटी के बेडरूम में। तो उसके लिए जो मुझे गद्दा चाहिए था वो जर्नल साइज का नहीं था, स्पेसिफिक साइज का था, जो वो डिजाइन बेड था। तो मैंने जाके एक स्टूडेंट से पूछा, वो फॉर्म की इंडस्ट्री में काम करता है, तो उसने कहा सर बन के आ जाएगा। मैं कहाँ से बन के आ जाएगा? कहते सर आजाद कश्मीर से आएगा। मैं यार आजाद कश्मीर में क्या कर रही है तुम्हारी फॉर्म की इंडस्ट्री? तो वो कहता है सर बात ये है कि वो टैक्स फ्री जोन है, तो तमाम फॉर्म बनाने वाले इदारों ने वहां पे इंडस्ट्री जाके लगाई। तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि जब हम किसी इलाके को टैक्स फ्री जोन डिक्लेयर करते हैं तो इंडस्ट्री कमाने वाले तो वहां भागेंगे इंडस्ट्री लगाने के लिए, फिर वहां बिजली की सप्लाई दे देते हैं, गैस की सप्लाई दे देते हैं। तो इससे फिर ये होता है कि फर्म्स वहां लगती हैं और वहां के लोगों की गुर्बत दूर हो जाती है। तो ये बड़ी अच्छी पॉलिसी। अच्छा इसके बाद दूसरा जो डेवलपमेंट का तरीका है वो है फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। देखिए अगर अमीर के पास ज्यादा पैसा होगा ना तो वो खर्च नहीं करेगा, उससे तो ये भी याद नहीं होगा मेरे बैंक में कितना इंटरेस्ट और लग के पैसा बढ़ गया, वो कभी सोचेगा भी नहीं। उसने सुबह उठना है, अपने गोल से बेड से उठेगा और जनाब नौकर माल्टे का जूस लेके आया होगा, मखमली चप्पल होगी, वो निकलेगा बाहर, उसे क्या प्रॉब्लम है ऐसी। लेकिन अगर दौलत की तकसीम मुसावियाना कर दी जाए तो हर बंदे के पास पैसा होगा और अपनी जरूरत पे खर्च करेगा, इससे मुआशी तरक्की ज्यादा होगी। तो कहते हैं कि टैक्सिंग रिच एट द हाई रेट कर दें, क्योंकि इसके पास जो पैसा है इसे तो पता भी नहीं बैंक में कितना पड़ा हुआ, तो इस पे रेट ज्यादा लगा दें। और लो इनकम ग्रुप्स हैं उस पे लोअर रेट लगा दें, तो इससे फायदा ये होगा कि अमीर का वो पैसा जो बैंकों में पड़ा है और बैंकों में पड़ा होने की वजह से उसके अंदर कुछ भी हासिल नहीं हो रहा, बेहतर क्या है? बेहतर यह है कि वो पैसा जाया होने ना दिया जाए और उसको किसी अच्छे इस्तेमाल में ले आए, तो हम उससे ले लेते हैं। ऐसी काई लगेगी, अचार को भी कुछ अर्सा ना खाओ, उसमें काई लग जाती है ना, पिकल भी जाया हो जाता है। तो भाई इसकी दौलत जाया हो रही है, उसको काई लग रही है, उसको
किसी यूज में नहीं आ रही, तो बेहतर है इस पर टैक्स ज्यादा लगाएं, और वो पैसा जो हमारे पास आएगा तो हम उसे गरीब मास्टर्स पे खर्च करेंगे, नेक मकसद पे खर्च करेंगे, तो वो बड़े काम आ जाएगा बजाय जाया होने के। अब बच्चों आ गया डिस्करेज इंपोर्ट एंड इनकरेज लोकल सब्स्टिट्यूशंस। हम कोशिश करें कि हम जो इंपोर्ट आ रही चीजें उन पे जरा सख्त किस्म के टैक्स लगा दें। पर्टिकुलरली आपने देखा होगा पिछले दिनों लग्जरीज जीप बहुत ज्यादा आई हैं, पर्टिकुलरली कोरिया से, जैसे हुंडई टुसान आई है, इसी तरह आपने देखा होगा किया स्पोर्टेज आई है। तो हम इन पे क्यों नहीं हैवी टैक्स लगा देते कि यार ये आए ही ना, और अगर ये बाजार में 60 लाख की बिक्री तो इसे 50 लाख टैक्स लगा दो, फायदा क्या होगा? कभी ना यूज करो यार, तुम सुजुकी की 1000 सीसी की गाड़ी यूज कर लो, चलो 1300 सीसी की स्विफ्ट है वो यूज कर लो भी, उसमें एसी भी है, हर चीज है, क्या ख्याल? तो आप सोचेंगे जब हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग एक सादा गाड़ी में बैठ के काम चला सकते हैं, तो इनको कौन से सुरखाब के पढ़ लगे हुए हैं जिनके पास लाखों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है और ये बड़ी बड़ी गाड़ियों पे आए? तो लिहाजा अच्छा फिर आए तो आए, हमें क्या इनकार है, आप टैक्स पे करें। तो इनके ऊपर हैवी किस्म के टैक्स लगाने चाहिए, इससे हमें रेवेन्यू भी मिलेगा और हो सकता है अपना रवैया भी बदल दे, और इससे लोकल प्रोड्यूसर को एक इंकरेजमेंट भी मिलेगी कि अच्छा भाई अगर हम 50 लाख में जीप शायद पाकिस्तानी कोई गाड़ी ना बना सके, लेकिन कोई फॉरेन कंपनी के साथ मिलके 1 करोड़ रुपए में अच्छी जीप बना ही सकता है, तो चलो वो 1.5 करोड़ की है या 1.25 करोड़ की, आप 1 करोड़ में अच्छी गाड़ी दे देंगे तो लोग आपसे खरीदेंगे। इस तरह लोकल प्रोडक्शन जो है वो आपकी बढ़नी शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद इनकरेज चैरिटी बाय टैक्स क्रेडिट्स। आप देखिए कि सिर्फ हम हर एक पे अंधाधुंध टैक्स नहीं लगा देते, हम देखते हैं कि अगर किसी कंपनी ने किसी इदारे को चैरिटी दी है, जैसे ईदी को दी है, अब्दुल सत्तार ईदी साहब को दी है, या फर्ज कर लीजिए कि उन्होंने इंसार बर्नी ट्रस्ट को जो है चैरिटी दी है, तो वो चैरिटी मेंशन कर देंगे कि जी हमने इतनी चैरिटी दी है, और हम जब वो टैक्स लायबिलिटी उनकी कैलकुलेट करेंगे, तो हम पता है क्या करेंगे, हम एंड पे जाके उन्हें टैक्स क्रेडिट दे देंगे कि जाओ 25% टैक्स तुम्हारा माफ किया, तुम्हारा 30% टैक्स माफ किया। ये टैक्स क्रेडिट का बकायदा एक चैप्टर है, ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो टैक्स क्रेडिट में आपको पता चलेगा कि नेकी का काम करने वाले को, यानी मिसाल के तौर, अच्छा एक तो टैक्स क्रेडिट आपने देखा होगा ना, एक अलाउंस, ज़कात अलाउंस है, वो तो एंड पे हम माइनस करते हैं, लेकिन ये अलग से जब टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा उसके अंदर हम कमी करेंगे, इतना कम टैक्स नहीं, चुके आपने बड़ा अच्छा काम किया है, तो ये अलग से चैप्टर है, इंशाल्लाह ये भी पढ़ेंगे। लेकिन ये आपके ज़हन में होना चाहिए कि चैरिटी में हिस्सा डालने वाला, नेकी का काम करने वाला इदारा जब हमारे पास टैक्स जमा कराने आता है तो हम उसको टैक्स पे भी क्रेडिट दे देते हैं। अब आगे है प्रमोट एजुकेशनल एंड एग्रीकल्चरल रिसर्च एक्टिविटीज। आपको पता है हम एग्रीकल्चर पे कोई टैक्स ही नहीं लेते, एग्जेम्प्ट किया हुआ हमने, किसको? चैरिटीज को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, उसके अलावा एग्रीकल्चर एग्रो बेस इनकम को हम उस पर कोई टैक्स नहीं लेते। कहते हैं अच्छा यार ये काम से जितने मर्जी पैसे लगाओ, जितने मर्जी पैसे कमाओ, हम तुमसे इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लेते, और जाओ ये रियाशी करो जितना मर्जी इससे पैसा कमाओ। अब इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि हम किस कदर ज्यादा बेहतरीन तरीके से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। पॉइंट इसके बहुत हो सकते हैं, इसमें किताबें लिखी पड़ी हैं, लेकिन हमने इसको 5 पॉइंट तक ही महदूद रखना है। कैसे? सबसे पहली बात हमने क्या की, सबसे पहली बात हमने ये की कि हम लोअर डेवलपिंग एरियाज में टैक्स फ्री जोन बनाएंगे ताकि लोग वहां जाके कारोबार करें और उनके लोगों को रोजगार मिले। फिर हम अमीरों पर टैक्स लगाएंगे, गरीबों पर खर्च करेंगे ताकि मुसावियाना दौलत की तकसीम हो सके। और फिर इसके बाद हम ये क्या करेंगे कि जो इंपोर्ट्स हैं उन पे हैवी ड्यूटी लगाएंगे ताकि लोकल सब्स्टिट्यूट लोग यूज करें, और हम इनकरेज करेंगे चैरिटी देने वालों को, उन्हें हम टैक्स में क्रेडिट देंगे ताकि वो क्या करें, ज्यादा चैरिटी करें, और एजुकेशन और एग्रीकल्चर वगैरह को हम प्रमोट करेंगे बजाय इसके कि हम उसके ऊपर टैक्स लगाएं। तो ये बच्चों हो गया हमारा एक और टॉपिक जो पेपर में काफी दफा एड्रेस हो चुका है। ठीक है जी, अब यहाँ पे अगेन आपसे राय लेते हैं कि जी कितना कुछ समझ आया तो जी लिख के एंटर कर दे। जवाद रसूल ने तो पहले ही जी एंटर कर दिया है, शाबाश जी, बिल्कुल सही हो गया। असद, सदीक, आतिफ अली, मुबीन फातिमा, अच्छा जी, तो जवाद ने भी हमें साइन दे दिया, ठीक हो गई बात। चलिए, तो ये पता लग गया बच्चे हमारे साथ एक्टिव हैं और माशाल्लाह अलर्ट हैं। हम ऐसा कर देंगे, अपना जो स्क्रीन का ऑस्टोमेटिक है ना, इसको और आखिरी हमें उबैद ने भी
यस साइन दिया। अच्छा तो हम ऐसा करते हैं, स्क्रीन कॉस्टोमेटिक है, इसको एक दो